इस समय मेरे साथ में मौजूद हैं फिल्मी फीवर पर आर माधवन। क्या बात है, बहुत खुशी हुई वापस आपसे मिलकर। बहुत मजा आता है। मतलब जब भी फोन पे बात करो तो 1-1.5 घंटे के पहले तो फोन लगता नहीं है हम लोग, है ना। कमाल के इंटरेस्टिंग आदमी है आप। मुझे ना जाने क्यों कई बार ऐसा लगता है ये तो आप प्रवचन दे रहे होते अपने जीवन में, अगर एक्टर नहीं होते तो। ये तो रेडियो जॉकी होते हैं, ये तो मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं, ये तो बहुत बड़े नेता होते हैं। अच्छा, इनमें से क्या चुनते हैं आप? मुझे लगता है मोटिवेशनल स्पीकर। ओके। हाँ, तो आज का पूरा इंटरव्यू जो होगा, जो 15-20 मिनट जो भी मिलेंगे हम लोगों को, उसमें आप लोगों को मोटिवेट करेंगे। नहीं यार, नहीं, मेरा मेरा मेरे सुनिए आप, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। जैसे मैं कहता हूँ ना, एंड ऑफ द डे आप पाना क्या चाहते हो, मैं सबसे ही पूछा हूँ। कई लोगों को प्यार चाहिए, कई लोगों को पैसे चाहिए, कई लोगों को कुछ और चाहिए। तो आप अपनी जिंदगी में क्या पाना चाहते हैं एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द लाइफ? मैं चाहता हूँ कि मेरे बैंक में 1 रुपए हो और मेरे मन में कोई रिग्रेट ना हो। वाह, तो उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं आप? जी वैसे ही रहूं। सर तो जैसा- मिनिमलिस्टिक जीते ही मुझे मालूम है बहुत हाँ, ही। मतलब मैं हर फन वाला हूँ यार। मैं तो कोई रूल्स फॉलो नहीं करता, मैं वही करता हूँ जो मेरे मन को भाता है। और अभी तक तो मेरे कोई खास रिग्रेट्स है नहीं। ऐसा कुछ भी नहीं, रिग्रेट नहीं है? नहीं है, छोटे बहुत, बट ऐसे रिग्रेट नहीं जिसको आप अफसोस करें आप। एक ऐसी चीज जो अभी तक रह गई है कि यार ये भी करना है। नामवर तो हो गया, ये तो हो गया। क्या ये नामी तो खैर बहुत कमाल की फिल्म बन गई, ट्रेलर आ गया। एक सुपर हीरो फिल्म करना है, सुपर हीरो एज एन एक्टर, एज ए डायरेक्टर, एज एन एक्टर। मोटा मोटी किस जैसी होगी वो? पता नहीं यार, अभी वो सब सोचा नहीं। मेरे दिमाग में भी सिर्फ रॉकेटरी घूम रहा है भाई। तुम ऐसे ऐसे सवाल मुझसे पूछ रहे हो जिसके लिए मुझे ना अपने आप से निचोड़ के बाहर निकालना पड़ रहा है मैडी बनने के लिए। मैं चाहता हूँ कि मेडी बने आप, नहीं 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 वरना आप उस रट रेस में रहेंगे तो बाकी इंटरव्यूज में नहीं, चला जाएगा। पर मेरा मकसद ये है कि हमारी फिल्म के बारे में मैं लोगों को बताऊं। ये बहुत जरूरी है। ऐसा आपको पता है कि नंबी नारायण के बारे में ना जाना इस देश के साथ एक धोखा है। अन्याय है सर। अन्याय ही नहीं है, धोखा है। तो सर मैं तो अच्छा, तो क्या 3 पॉइंट बताइएगा एकदम शॉर्ट एंड स्वीट में कि नाम्बियार के बारे में कौन कौन नहीं जानते हैं? पहले तो उनका नाम नंबी नारायण है, नंबी नारायण। नंबियार कोई और है। ओके। दूसरी बात यह कि नंबी नारायण साहब को पद्म भूषण दिया गया, किसी को नहीं मालूम, कि नहीं पता कि किस लिए दिया गया। ये भी सही बात है। नंबी नारायण सर की खासियत ये है कि उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाया जो आज तक फेल ही नहीं हुआ। उसके बारे में लोग नहीं जानते। सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम और आपका और उस इंजन का क्या संबंध है, ये भी हम नहीं जानते। और ये हमारी ज़िंदगी में कब इसका अक्सर होने वाला है, ये नहीं जानते। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं हमारी फिल्म में जो लोग नहीं जानते, और मुझे लगता है कि उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये उस फिल्म में दर्शाया गया है, दिखाया गया है कि जो हम नहीं जान रहे हैं ये चीज़। जी बिल्कुल, है ना? जी बिल्कुल। ओके। व्यक्तिगत जीवन की अगर मैं बात करूं तो 3 ऐसे चरित्र, 3 ऐसे कैरेक्टर कौन से नजर आते हैं नामी जी के करियर में और उनके व्यक्तिगत जीवन में जो किसी को नहीं मालूम है? एक ये कि वो बहुत ही कट्टर और क्रूअल रहे हैं। कट्टर और क्रूअल? बहुत, मतलब जीनियस है वो। ऐसे वैसे क्रूअल्टी नहीं, मतलब जीनियस लेवल का क्रूअल्टी, कमाल की क्रूअल्टी। दूसरी बात, वो इतना, मतलब उनको जो उनके साथ जो हुआ, जो धोखा और जो अन्याय उनके साथ हुआ, उनको एक स्पाई बुलाया गया, उनके फैमिली को हमने बर्बाद कर दिया। आज भी इसके बावजूद वो इंडिया इंडिया करते हैं। अच्छा। अगर ये चाहें तो आज स्पेसएक्स चले जाएं, करोड़ों रुपए कमा ले महीने के। पर नहीं, ये विक्रम साराभाई, UR राव, ऐसे सारे हैं। मतलब ऐसे इतने सारे लोग हैं जो बड़े बड़े यूनिवर्सिटी से पढ़ के, बाहर से पढ़ के आए, MIT से, कैम्ब्रिज से, प्रिंसटन से, पर इंडिया के लिए काम करना चाहते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात? तीसरी बात यह है कि नंबी नारायण साहब ना अपने अचीवमेंट को अचीवमेंट नहीं मानते। उन्होंने एक किताब लिखी है जहाँ पे उनके अचीवमेंट्स के बारे में उन्होंने खुद ही नहीं लिखा, वो इस केस के बारे में बात करते रहे। उनको इस बात का मतलब दर्द है कि यार लोग मुझे स्पाई कैसे मानते हैं, लोग को कैसा लगता है कि मैंने अपने देश के साथ गद्दारी कर दी। तो उनको अपने अचीवमेंट्स के बारे में और उनकी कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में कोई एहसास ही नहीं है। और एक चीज़, नंबी नारायण साहब के जो सन इन लॉ हैं वो मार्स मिशन के डायरेक्टर रह चुके हैं। ओ जी, और उन्होंने नंबी नारायण साहब के बनाए हुए इंजन को यूज करते हुए, हमारे पंचांग को इस्तेमाल करते हुए मार्स मिशन को पहले अटेम्प्ट में पूरा कर दिया। वाह। तो आर माधवन जी, वो 4 चीजें, 5 चीजें कौन सी है कि इसके बाद उनके सोच, नजरिया, विचार सब बदल गया? 5 चीजें कौन सी हैं, 4 चीजें इनसे मिलने के बाद नामी जी से? एक तो ये कि हमेशा सॉरी बोलना जरूरी नहीं है। अगर आपकी गलती नहीं है तो भिड़ जाओ और चाहे सर फुटे या माथा घुस जाना। दूसरी बात यह है कि अगर आपको किसी चीज़ पर विश्वास है तो उस पर पूरा अपना ध्यान, जान, तन, मन, धन न्यौछावर कर दो, क्योंकि अगर आप कामयाब नहीं भी हुए ना, उसका जो तजुर्बा है वो आपको जरूर जिताएगा बाद में। क्या बात है। तीसरा?
यार मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली मेरा माइंड ब्लैंक हो गया है। बट नंबी जी से मैंने और क्या सीखा, मैंने सीखा कि हाँ, पोशाक ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान को मतलब महान दिखाने के लिए, वो बस अपने दाढ़ी और मूंछ और बालों की वजह से महान दिखते हैं, बहुत कमाल के हैं। क्या चौथा ये है कि जब वो प्रिंसटन में थे तो लोगों को लगता था कि ये दिखने में इतने खूबसूरत हैं, जॉन एफ कैनेडी से भी हैंडसम थे। देखा मैंने, फोटो देखे। हाँ, तो उनको लगता था कि इनका अफेयर जरूर हुआ होगा, क्योंकि ये दिखने में इतने अच्छा इंसान है, तो ये कैसे इनका कैसा अफेयर नहीं हो सकता, इतने जीनियस हैं, जरूर कुछ ना कुछ कांड किया होगा। और वो ऐसे इंसान थे जो सिर्फ एक औरत के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे थे और उनमें और कोई नेगेटिव क्वालिटी नहीं थी, जहाँ तक उस मामले का जिक्र किया जाए तो। क्या बात। आप ऐसा महसूस करते हैं क्या, किसी भी कलाकार के लिए, किसी भी साइंटिस्ट के लिए, किसी भी बड़े पदवी के इंसान के लिए, एक बार अगर कोई ऐसा धब्बा या दाग या कुछ भी चीज़, किसी औरत ने बोल दिया, कुछ चीज़ ट्वीट कर दिया, तो उसके बाद उनका करियर खत्म हो जाता है, मानसिक रूप से असंतुष्ट हो जाते हैं, या क्या लगता है आपको क्या होता होगा उनकी जिंदगी में, उन कलाकारों की जिंदगी में? कलाकारों के नहीं, किसी की भी जिंदगी में, जैसे रामवी जी की जिंदगी में हुआ ना, इतने बड़े साइंटिस्ट से उनको एक देखिए आजकल का एल्गोरिथम ऐसा है कि अनुराग, अगर मैं आपसे कहूं कि यार सुनो, मैंने सुना था तुम्हारे उस औरत के साथ अफेयर था, आपने सुना आपने आरजे को मार दिया थप्पड़, मेरा सवाल ही आपको खत्म कर देगा, कसूरवार बना देता है। सर कसूरवार। आप ना दूर दूर से कहते रहोगे क्या बकवास कर रहे हो, किस आरजे के बारे में, या क्या कह रहे हो, किसको मैंने हाथ लगाया, क्या बात कर रहे हो तुम? मेरे बोला नहीं, मैंने तो सुना है कि ये हुआ। अब एल्गोरिथम पिकअप करेगा, अनुराग ने आरजे के साथ ये किया। अब आप बोलते रहो कि भैया मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ, तो कोई नहीं सुनता। तो उनकी साइकोलॉजी में क्या होता होगा उन कलाकारों की, साइंटिस्ट की जिंदगी में, जब कभी ऐसे आरोप लगते हैं? यार वो लोग वाकई में जो देशभक्त होते हैं ना, वो टूट जाते हैं। और यही तो हमारे लिए किसी भी देश को गिराने का सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि अंदर से उसको नसोड़ों को तोड़ दो, अंदर से उनके जीनियस को। देयर इज अ सेइंग ना कि मेरे ख्याल से विंस्टन चर्चिल ने कहा है, ए कंट्री दैट डज नॉट ऑनर इट्स हीरोज विल हैव नो हीरोज टू ऑनर। क्या बात है, वाह, सुपर, सही बात है, क्या कमाल की बात बोली है। तो ये इशू बहुत बड़ा है भाई, मैंने भी देखा बीच में कुछ कैंपेन वैम्पेन चला था, तो उसमें भी कलाकारों को, मैं सोचता था मन स्थिति क्या होती है, जैसे साइंटिस्ट की मन स्थिति क्या होगी कि बेचारा वो भारत के लिए लड़ रहा है, मर रहा है, कपड़े पहनने की इच्छा नहीं है, ठीक है जो चल रहा है खा रहा है, लेकिन अगर आरोप लग जाए तो क्या होगा? उफ, ये तो बहुत ही दर्दनाक होता होगा। जी बिल्कुल। आपकी जिंदगी में भी ऐसा, आपके आसपास, आपके नजदीक, आप किस्सा मत बताइए, लेकिन कभी कुछ ऐसा हुआ था आपकी जिंदगी में जब आप एकदम नम हो गए थे, खत्म हो गए थे अंदर से, लेकिन फिर लगा चलो खुद आना करे? नहीं, कभी नहीं वाला ऐसा। नहीं, कॉलेज, स्कूल, बचपने में? नहीं, मतलब हर एक के पास लाइफ में सक्सेस फेलियर होता है, पर ऐसा कुछ नहीं कि मेरे को अंदर से जो है मुझे टूटना पड़े। आज तक जिंदगी में कब सबसे ज्यादा दुख हुआ आपको? बहुत लकी, मतलब जो हमारे नजदीकी वाले जिनका देहांत हो जाता है तब जगह दुख होता है, पर ऐसा कोई खास करके ट्रेजेडी नहीं हुआ इंशाल्लाह, गॉड्स ग्रेस। एकदम सुपर डुपर हिट खुश वाला मामला कब था, किस दिन? जब मेरा बेटा पैदा हुआ था। अरे हाँ। क्या माल है भाई, वो तो मुझे अच्छे से याद है कि वो एक जनेऊ वाली फोटो थी, तस्वीर थी, वो कितनी वायरल हुई थी और लोगों ने इतनी तारीफ की थी आपकी खास तौर से, कि इसे कहते हैं संस्कार, इसे कहते हैं संस्कृति। तो आप किस लेवल में ले जाना चाहती हैं संस्कार और संस्कृति के अपने बच्चे की? हमारे को दोनों लोगों को ना लोग जज करेंगे भाई। नहीं क्यों? क्योंकि मैं बताता हूँ, हमारे जो इंजीनियर्स हैं, जो हमारे छोटे छोटे बिहार के जो हमारे दोस्त हैं ना, वो लोग इतना कमाल की काम कर रहे हैं पूरे इंडिया में नहीं, पूरे दुनिया में। आप देखिए छोटे छोटे लोग हैं जैसे संदीप, ये इनकी वैल्यू है $15.2 बिलियन। ये हैं ऐसे इंजीनियर्स जो मेटावर्स बना रहे, वेब 3.0 बना रहे हैं। इनके बारे में कोई पिक्चर नहीं बनाता यार। जब हॉलीवुड वाले इंस्टाग्राम क्या बोलते हैं, अपोलो 13 बनाते हैं या फिर स्टीव जॉब बनाते हैं, तो आपको लगता है कि यार ये लोग हम लोग नहीं कर रहे हैं। नहीं, वो लोग हम लोग कर रहे हैं, लेकिन कोई बना रहा है, हम कर रहे हैं। और क्या है ना कि लोगों की फितरत बदल रही है यार। आप भी देख रहे हो, आप रोज चैनल में आप जो आरजे हो, आपको बदलना पड़ता है रोज टू बी अहेड ऑफ द कर्व। जो बात आप 6 साल पहले कह रहे थे, अब कह के नहीं निकल सकते। जिस दिन आप वो चीज कहने लगोगे जो 6 साल पहले आप कह रहे थे, इसका मतलब आपको इनसिक्योरिटी हो गई यार, आपकी क्रिएटिविटी नहीं रह गई, हमको रिसर्च करता रहना पड़ता है। ठीक है, अब ये जो साइंटिस्ट हमारे यहाँ जो यंगस्टर्स हैं ना, ये इतने डिस्क्रीट हो गए हैं। अब आपने एक नाम सुना है, कॉल्ड इंडियन हैकर? नहीं, हाँ, पर मैंने कहीं कल या परसों देख रहा था, कुछ आया है। हाँ, कुछ नहीं, क्या था ये, कौन है ये? तो मैं आपको पूछता हूँ, हाँ ठीक है, हम लोग रेडियो में बात कर रहे थे लोगों से। आपको पता है कि इंडिया के 140 बिलियन पीपल है ना, 1.4 बिलियन पीपल है हमारे। उसमें से कितना प्रतिशत आपको लगता है कि ट्विटर पे होगा?
सोचिए ना, मतलब आपका एग्जाम नहीं ले रहा हाँ, हूँ मैं, आपको मतलब आपकी निंदा नहीं करूंगा अगर नहीं पता, कि किसी को नहीं पता, मैं कह रहा हूँ आपको भी नहीं पता। तो बताइए मोटा मोटी कितना? नहीं, आप अंदाजन तो लगाइए कितना प्रतिशत जो है हिंदी, तमिल, तेलुगु, इंग्लिश सब मिला के कितने प्रतिशत लोग ट्विटर पे होंगे? 5%? हाँ 5%। हाँ 5%। 5 के 10? 5%? जी। और हम ना अपनी जिंदगी ये ट्विटर में जो लोग कहते हैं और सोशल मीडिया में जो कहते हैं, इसको लेके घुमाते हैं लोग, साला खुदकुशी कर लेते हैं। पूरे ट्विटर की जो पॉपुलेशन जो है इंडिया है ना, 0.2%, 0.25% से भी कम है। अरे बाप रे। और हमारे जिंदगी में हम सोचते अरे ट्विटर में आया क्या, हमारे आरजे के बारे में क्या बोला गया, क्या हुआ, इसको लेके हम सारा बिल्कुल नहीं पड़ता। जो लोग आपकी बातों को सुन रहे हैं ना भाई साहब, वो आप पे वर्डिक्ट नहीं पास कर रहे, वो लोग ये तय कर रहे हैं कि मेरे को अभी बताइए कि ये आरजे साहब जो कह रहे हैं इसका लाइफ से मेरा संबंध है कि नहीं, मैं कब तक इसको ध्यान दूं इन पे। और चूंकि ये ट्विटर पे नहीं आता ना, ये आस्तीन का सांप जो हमारे पीछे लटका हुआ है, which tells you कि आपका नौकरी कब जाएगा नहीं जाएगा, हमें पता नहीं होता। एज एन एक्टर ना मुझे अपनी नौकरी की हमेशा फिक्र होता है, बिकॉज मेरे को पता है कि ये बगैर रिसर्च किए, बगैर इवॉल्व किए, बगैर हर रोज अपनी रीढ़ की हड्डी तोड़े बगैर ना मैं आगे नहीं रह सकता। 20 साल में कब का मैं बाहर चला गया होता। एंड दैट चेंज इज वेरी इंपॉर्टेंट बॉस, यू नो, वी कैन नॉट अंडर एस्टिमेट। आपको पता है मेरा बेटा मुझे लगता है कि मेरे को टॉलरेट करता है। कैसे? उसको ना मेरे को इज्जत कमाने का मौका ही नहीं देता, कि उसको लगता है कि मैं फुद्दू। ऐसा मत बोलो। नहीं सच कह रहा हूँ। अच्छा। हर एक टीनेजर फैमिली में, आपके घर में अगर फैमिली में टीनेजर होगा तो आप बोलिए, आपको पता रहेगा कि ये लोग हमको ऐसे ही ट्रीट करते हैं क्योंकि हमको टेक्नोलॉजी के बारे में नहीं पता, हमको फोर्टनाइट के बारे में नहीं पता, इनको ये जो है। पर मैंने मेरे अपने बेटे से कहा कि सुन भाई, मुझे पता है कि तू बहुत इंटेलिजेंट है और मैं भी इंटेलिजेंट हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो एक काम करते हैं पब्लिक में ना, तू मुझे ऐसा मत ट्रीट कर जैसे मैं एकदम बुद्धू हूँ। कम से कम मतलब लेवल का रख ले यार, लेवल का रख ले कम से कम। Okay. सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। तो हम हर चीज जो कहते हैं, हर बात जो कहते हैं, इट हैज टू बी अप्रोप्रिएट टू दैट जनरेशन दैट इज लिसनिंग। आप सोचो ना, जो जनरेशन गाड़ी में आपको सुनते थे सुबह, अब आप 15 साल से इस इंडस्ट्री में? जी 30 साल हो गए। 30 साल। और 15 बीजे कितने, आरजे कितने साल से रहे? 30 साल हो गए। सोचिए 30 साल से, यानी कि जो आदमी आपके बारे में पहला सुना है वो आज 60 साल का हो गया है। बिल्कुल सही कहा है ना। और 9th का बच्चा था, छोटा सा तब से। हाँ नहीं बट बॉम्बे में बात कर रहा हूँ। बॉम्बे 20 साल। हाँ वही कह रहा हूँ, 20 10 साल इंदौर में। तो बॉम्बे में वही कह रहा हूँ ना, बॉम्बे में जो लोग आपके फैन थे, जो मेरे फैन थे रहना है तेरे दिल में, आज तो मतलब सीनियर पुलिस ऑफिसर हैं, यू नो, क्योंकि उनके लिए वो जमाना। बट 5-6 साल बाद वो भी इररिलेवेंट। आज मुझे लग रहा है रहना है तेरे दिल में के लोग बात कर रहे हैं, नहीं करेंगे 4 साल बाद। वही बड़ी बच्चे वाली बात आ गई, जो ने बोला ना कि सब कुछ रेलेवेंसी। हाँ रेलेवेंसी। तो आपको क्या लगता है इनामी जैसे और भी बहुत सारे होंगे? अरे हैं भाई। तो आपका जहन में कोई है इसके बाद? अगर बनाना चाहिए, आप भले से बनाए ना बनाए, लेकिन आप लोगों को प्रेरित करेंगे कि भाई बिल्कुल। अरे हमारे बहुत सारे, जमशेद शर्मा जी टाटा हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुआ, पर वो विजनरी है। क्या कहानी। अब सुंदर पिच्चे हैं, सत्यन इंडेला है, बोस है, अब आर्या भट्टा है, राज चोलन है। इन लोगों के बारे में क्यों नहीं हमको बनाना चाहिए? पर क्या है ना, हमारे इंडस्ट्री इनकी ओर घूम के नहीं देखता, क्योंकि हमें पता ही नहीं कि इसके साथ रिसर्च कैसे किया जाए और कितना पैसा डाला जाए। ये पिक्चर बनाएंगे तो बाहर देखेंगे कि नहीं लोग, वो सब नहीं पता। वो डर की वजह से हम नहीं बना पाते। वो मुझे लगता है कि नाइंसाफी है हमारे देश के साथ, है ना। पर एक नाइंसाफी तो आप दूर कर रहे हैं, एक ऐसे व्यक्ति को सामने लेके आ रहे हैं। प्रयत्न तो ये प्रयत्न देखिए, एक ऐसे इंसान को आप सामने लेके आ रहे हैं जो कि सारी दुनिया के सामने यूनिक है, अलग है, और इसकी फिल्म देखने के बाद एक नया पर्सपेक्टिव मिलेगा कि भाई ये भी एक कहानी हो सकती है, ये भी चीज है। भाई सच तो ये कि मेरी फटी पड़ी है। नहीं भाई ऐसा नहीं है, मैं समझता हूँ फाइनेंशियली हो सकता है, लेकिन फाइनेंशियली नहीं। जो फिल्म बन गई है, लोगों ने जो एडिटर में मिले हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर मिले हैं, अच्छा, उन्होंने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी बनी है। अरे चलो बहुत अच्छी बात है। तो मेरे लिए खुशी की ये बात है, मेरे लिए खुशी की ये बात है, तसल्ली है उधर सुन के, क्योंकि आपके असिस्टेंट डायरेक्टर 2 मेरे दोस्त हैं। अच्छा हाँ, तो अंदर की खबर रखता हूँ, पिक्चर पांडे हो ना। चलो अच्छी बात है। तो लेकिन मुझे हाँ कमर्शियली फाइनेंशियली मैं जानता हूँ, बड़ी बड़ी फिल्में आई चली गई यार, ये जब बोलता तब मेरी फटती है, पर ये ना पिक्चर अच्छी बन के कोई फायदा नहीं है, जब तक कमर्शियली हिट नहीं होती है तब तक बिल्कुल बेकार पिक्चर है। 2 या 3 चीजें ऐसी जो डायलॉग के रूप में है इस फिल्म में, जो आप बताना चाहेंगे कि अगर मैं बेकसूर हूं तो कसूरवार कौन है? अगर मैं बेकसूर हूं तो कसूरवार कौन? कोई ना कोई होगा, ना, जिसलिए आपने मुझे फंसाया है। नहीं हाँ। नबी नारायण साहब का डायलॉग है इस पिक्चर में। समझ गया। तो भाई अगर मैं कसूरवार हूँ हाँ तो बेकसूर कौन है? सही बात है। नहीं तो मैं बेकसूर हूँ तो अगर आप कह रहे हो कि मैं बेकसूर हूँ, हाँ, तो फिर कसूरवार कौन है? उसको क्यों छोड़ रखा आपने? उसको पकड़ो, क्योंकि मैं तब तक निर्दोष साबित नहीं होगा जब तक कोई और दोषी साबित नहीं होगा। क्या बात है। दूसरा डायलॉग, मैंने फिल्म के डायलॉग्स खुद ही लिखे हैं। तब तो बनता है। तो कहता हूँ कि अगर किसी कुत्ते को मारना हो तो ऐलान कर दो कि कुत्ता पागल है। और ये तो बहुत कमाल है, फिल्मों में देखा। ठीक उसी तरह अगर किसी इंसान को बर्बाद करना हो तो ये ऐलान कर दो कि देशद्रोही है। ये डायलॉग कहाँ से आया? क्योंकि बहुत ही रेलेवेंट है ये।
हमेशा मुझे लगा कि आप यही मैं जो इल्जाम उठा के किसी पे भी कुछ डाल दो आप, वो तो चिपक ही जाएगा ना इंसान के साथ। सही बात है यार, ये बहुत बड़ा एग्जांपल है कि मैं वो यहाँ जोर से बोल दूं, 6 लोग 10 लोग सुन रहे हैं, वो 10-20 को बोलेंगे, 200 हाँ, बोलेंगे। और आप चिल्लाते रह जाओगे कि भाई कि तो क्या बात कर रहा है, मेरे से क्या लेना देना है। कोई मतलब नहीं। तीसरा डायलॉग। तीसरा डायलॉग ये है कि यार एक्चुअली मुझे याद नहीं आ रहा। कॉफी पिलाओ भाई को। हाँ सच में। ए साला क्या कर रहे हो कॉफी तुम लोग? कॉफी पिलाओ यार। एक्चुअली जानते नहीं अनुराग पांडे के साथ यार इंटरव्यू कर रहे हैं। मैंने तीन लैंग्वेज में लिखे ना। अच्छा। हिंदी में, इंग्लिश में, मलयालम, तमिल में। तो मेरे को अचानक तमिल डायलॉग्स याद आ रहे, पर मेरे को हिंदी अनुवाद याद नहीं आ रहा। अच्छा, मोटा मोटी बोल दीजिए, चलेगा, एकदम लाइन टू लाइन मत बोलिए। But I forgot that line. छोड़ना है। अच्छा, तो जब शूट होता है तो आपने 3 बार शूट किया उसको अलग हर एक शॉट हिंदी में, फिर तमिल में, फिर इंग्लिश में, डिपेंडिंग ऑन हु द एक्टर इज। अगर आप होते तो पहले मैं आपको हिंदी में करा था, फिर इंग्लिश में करा था, फिर तमिल में करा था। और मेरे सारे एक्टर्स जैसे वो हैं, वो सारे लैंग्वेज बोलते हैं। अच्छा। और वो सारे रॉकेट साइंटिस्ट की तरह दिखते हैं, वो इसरो साइंटिस्ट की तरह दिखते हैं। वो उनकी जुबान से जब भी कोई साइंटिफिक टर्म निकले तो ऐसा लगता है कि ये लोग जिंदगी भर ये टर्म्स बोलते रहे। ये सब बहुत जरूरी था। तो कास्टिंग कैसे की आपने, क्या सोचा? ये तो यार इम्पॉसिबल है कास्टिंग करना, है ना, इम्पॉसिबल। अब समझ में आया जब आप डायरेक्टर से काम मांगते थे और डायरेक्टर बोलता है या विल सी, अब समझ में आया क्या होता था। करेक्ट है ना, करेक्ट। बेचारा डायरेक्टर भी क्या चाहे, क्या करे बेचारा। नहीं यार, कास्टिंग में ही तो आपकी कहानी है। कहानी है। और एक लैंग्वेज में कास्टिंग करते करते फट जाती है। सही बात। और मैंने 3 लैंग्वेज में कर लिया। ओह है ना, एक ही एक्टर को 3 लैंग्वेज बोलना जरूरी था। ओह वाह। तो ऐसे चीजें हम पहली बार हमने की है इस फिल्म में। हमने काफी जिक्र कर लिया उसके बारे में, बट ऐसे बहुत सारी चीजें हमने की हैं जो पहले की दुनिया में किसी फिल्म में नहीं हुआ हो। क्या क्या हुआ? जैसे प्रोस्थेटिक्स यूज नहीं किया। हाँ, वो तो मैंने देखा। वो तो जैसे हमने रॉकेट इंजन दिखाया है, हाँ। जो आज तक कोई भी फिल्म में आपने रॉकेट इंजन नहीं देखा। रॉकेट देखा होगा, स्पेसशिप देखा होगा, पर रॉकेट इंजन दिखता कैसे? वो दिखता है सारा डायमंड ज्वेलरी की तरह। अच्छा। अरे मतलब लड़कियों को तो प्यार हो जाए उससे। तो भाई देख लो, जो कहते हो ना तुम लोग रॉकेट साइंस नहीं है, जैसे हर चीज बोलते हैं ना भैया कोई रॉकेट साइंस से क्या ही है, तो रॉकेट डायमंड आप जरूर देखिएगा, है ना? जी बिल्कुल। इसमें गाने हैं 2 गाने। अच्छा, क्या है उसका भाव, मोटा मोटी भाव क्या है? यार ये ना ऐसे गाने हैं जो आपके मतलब दिल को छू जाएंगे। अब वो रिलीज भी हो चुके हैं यूट्यूब में, पर ऐसे तो मतलब कमर्शियल फिल्में नहीं है। नहीं, 2 लाइनें ऐसी नहीं, जो आपके एक खास सामने- बात बता दूं, इस गानों की खासियत ये है, एक गाना इंग्लिश तो गाना जो है हमने कंपोज किया नेशविल टेनेसी में, जहाँ जॉनी कैश की फैमिली रहते हैं, वहाँ पे हमने कंपोज किया है। और इस फिल्म के तमिल और जो लिरिक्स हैं वो नम्बे नारायण साहब ने खुद लिखा है। हैं? जी। और हमने एक इतना रोमांटिक गाना बनाया है, इतना रोमांटिक गाना बनाया है कि आपको लगेगा कि एक औरत और आदमी के बीच के गाना है, जबकि ये गाना एक देशभक्त और उसके देश के बीच की गाना के बीच में रोमांटिक गाना है। नामी जी रोमांटिक हैं? बहुत ही रोमांटिक। मुझे लगता है इस फिल्म में मैंने सबसे रोमांटिक सीन मेरे लाइफ का किया। क्या बात है यार। जो लोग देख चुके हैं उनको बधाई देना चाहूंगा, अपने अड़ोस पड़ोस सब लोगों को ले जाइए और दिखाइए। और जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखी है, आप जरूर जाइए देखिए, क्योंकि जहां तक मुझे असिस्टेंट डायरेक्टर ने बताया है, क्योंकि आज शाम को मैं देखने जा रहा हूं ये फिल्म, तो वो मुझे ऐसा लग रहा है कि फिल्म बड़ी कमाल की होने वाली है। और भाई लिखा भी इन्होंने, डायरेक्ट भी इन्होंने किया है, एक्ट भी किया है। मतलब आर माधवन की जान, आत्मा, खून, गुर्दा, पैसा सब कुछ इसके अंदर है। तो थैंक यू ब्रदर। सी यू सून। थैंक यू सो मच। Congratulations. Really appreciate that. Very sweet of you. Thank you. Thank you. It was a pleasure to meet you. Love you.